कहानी शुरू होते ही हम देखते हैं कि कुछ दो पुलिस वाले गर्ल्स हॉस्टल में आते हैं और एक लड़की से पूछते हैं इस हॉस्टल में एक लड़का घुस आया है, वो कहाँ है। और उस कमरे में हम रश्मि नाम की लड़की को देखते हैं, पर वह पुलिस वाला जबरदस्ती से रश्मि को कमरे के बाहर लाता है, उसे थप्पड़ मार के घसीटते हुए ले जाता है। अब कहानी पास्ट में गुजरात के भुज एरिया में आती है। वहाँ हम रश्मि को उसके पापा और माँ के साथ पतंग खेलते देखते हैं। उसकी माँ की पतंग कट जाती है। रश्मि कहती है माँ मैं पतंग लाऊंगी, पर माँ कहती है दूसरे लड़के तुझसे पहले भाग चुके हैं, तू कैसे पतंग पकड़ेगी। पर उसके पापा कहते हैं हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है, उसे जाने को कहते हैं। अब रश्मि उन लड़कों से तेज भागती है और पतंग पकड़ती है। उसके पापा रमणीक एक टूरिस्ट गाइड है, रश्मि भी उनके साथ जाती रहती है। उसके पापा उसे लड़कों से कम नहीं ताकते, उसे हमेशा सपोर्ट करते हैं। अब रश्मि बड़ी होती है, वो भी पापा की तरह टूरिस्ट गाइड होती है। उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी माँ भानु बहन गांव की औरतों के लिए काम करती है, उनके लिए जॉब तैयार करती है। एक दिन गांव का एक आदमी अपनी बीवी को मारता है, तब भानु बहन कहती है जब तक सखी का पति उसे माफी नहीं मांगता तब तक गांव के औरतें काम नहीं करेगी, ना घर के ना बिजनेस में। तब पंचायत उस लड़के के बाप से माफी मांगने को कहती है। तब वो लड़का माफी मांगता है और सखी को जबरदस्ती से घर चलने को कहता है। ये देख रश्मि को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। अगले सीन में हम आर्मी ऑफिसर एजाज कुरैशी को देखते हैं, जो कि बचपन से रश्मि को जानते हैं। वो रश्मि को 3 नए ट्रैक ऑफिसर से मिलवाते हैं, सिराज, जॉली और गगन ठाकुर। गगन ठाकुर उन दोनों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो बताते हैं कि रश्मि रॉकेट इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से जानती है, इनसे बेहतर इस एरिया को कोई नहीं समझ सकता। ऑफिसर गगन रॉकेट नाम सुन के मुस्कुराता है। अगले दिन रश्मि उन तीनों को ट्रैक टूर कराने लेके जाती है। रश्मि गगन से पूछती है कि तुम एथलीट हो क्या। वो बताता है कि नेशनल लेवल गोल्ड मेडल जीत चुका हो, एक इंजरी की वजह से मेरा एथलीट करियर खत्म हो गया। वो पूछता है कि तुम्हारा नाम रश्मि रॉकेट कैसे पड़ा। वो कहती है थोड़ी पर्सनल कहानी है, अगर दोस्त बनोगे तो मैं बता दूंगी। तभी हम देखते हैं कि सिराज अपने हेडफोन में गाना सुनते हुए जाता है, पर जमीन में लैंडमाइन बिछाए होते हैं। जॉली, गगन और रश्मि उसे बचाते भागते हैं, पर रश्मि एथलीट गगन से तेज भागते हैं और सिराज को बचाती है। अब रात को गगन थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो एथलीट होकर रश्मि उससे तेज भाग चुकी थी। वो जॉली से कहता है कि रश्मि ने 10 सेकंड में 80 मीटर पार किया। वो रश्मि से पूछता है कि तुम कभी रेस में भाग लिए हो क्या। वो हंसते हुए मना करती है। तभी एजाज बताते हैं कि रश्मि बचपन से ही तेज भागती है, इसीलिए उसका नाम रश्मि रॉकेट पड़ा है और अभी भी अपनी सच्चाई से भाग रही है। गगन इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि भानु बहन रश्मि को बताती है कि तुम या तो रेस के कंपटीशन में भाग लो या फिर घर से चली जाओ। रश्मि को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। तभी उसके भाई उसे बताते हैं कि गगन घर पे आया था। अब रश्मि गगन का पीछा करके उसे मारने भागती है। गगन कहता है मुझे माफ कर दो, माँ को बताने के लिए, पर अब तो दोस्ती हो चुकी है, अब बताओ कि तुम भागने से क्यों डरती हो। रश्मि उसे बताने लगती है। हम पास्ट में देखते हैं कि 2001 में रश्मि स्कूल से रेस में भाग लेती है। उसके पापा उसे फोकस करने को बोलते हैं। रश्मि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, तभी वहां पर भूकंप आता है और दीवार गिरने से उसके पापा की मौत होती है। यह हादसा रश्मि को दौड़ने से रोकता है। अब गगन कहता है तुम मेरे लिए एक फौजी हो, तुमने एक फौजी की जान बचाई है, तुम कोई रेस मत जीतो या कोई मेडल भी, कभी भी अपने डर से मत हारना। रश्मि घर आके माँ को बताती है कि वो रेस में भागेगी। ये सुन के माँ बहुत खुश होती है। अब गगन उसे ट्रायल के लिए लाता है, पर रजिस्ट्रेशन फुल होता है। गगन सिलेक्टर से रिक्वेस्ट करता है, तब रश्मि 13 सेकंड का रिकॉर्ड 12 सेकंड में कंप्लीट करती है। ये देख सब लोग चौंक जाते हैं। फिर वो गुजरात मीट कंपटीशन में सिलेक्ट होती है। उसके बाद इंटरस्टेट कंपटीशन में गोल्ड जीतते हैं और ओपन एथलीट कंपटीशन में भी जीत हासिल करती है। सब लोग रॉकेट कह के बुलाते हैं। अब आए यानी इंडियन एथलीट एसोसिएशन के सिलेक्टर की नजर रश्मि पर पड़ती है। कुछ सिलेक्टर रश्मि को एशिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए रश्मि को चुनते हैं, पर दिलीप इसमें से एक होते हैं। वो कहते हैं नेशनल के लिए टैलेंट के साथ साथ एक अच्छा माइंडसेट भी होना जरूरी होता है, पर आखिर रश्मि के आईएए के लिए सिलेक्ट किया जाता है। फिर रश्मि पुणे के आईएएस ट्रेनिंग कैंपस में आती है। उसका ट्रेनर मुखर्जी उसे दूसरे लड़कियों से इंट्रोड्यूस करवाता है। उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है। रश्मि
रश्मि को ट्रेनिंग की तकलीफ होने लगती है। पहले दिन ही वो बहुत थक जाती है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करने लगती है। एक लड़की प्रियंका रश्मि को बुली करने की कोशिश करती है। कहती है तुम्हारे गाँव की लड़कियां लोंडो जैसे होती है क्या, एकदम हट्टी खट्टी, या फिर तुम लोंडा ही हो। ये सुन के रश्मि को गुस्सा आता है। वो कहती है गाँव की लड़कियां जब भी कोई बदतमीजी करता है तब लड़कों की तरह ही उनका मुंह तोड़ती है। दूसरी लड़की निहारिका उसे रोकने की कोशिश करती है। प्रियंका रश्मि की कंप्लेंट करती है। मुखर्जी रश्मि से कहता है ये तुम्हारे गाँव का नुक्कड़ नहीं है। रश्मि कहती है मेरी गलती नहीं है। वह कहता है गलती किसी की भी हो, तुम एथलीट हो, तुम्हें तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए, कोई तुम्हें कितना भी प्रवोक करे। और रश्मि की सजा के तौर पर ग्राउंड के 50 राउंड लगाने को बोलता है और रश्मि वो सजा पूरी करती है। एक दिन सिलेक्टर प्रैक्टिस देखने ग्राउंड में आते हैं। मुखर्जी 4x100 मीटर रिले की प्रैक्टिस करवाता है। 4x100 मीटर के रिले इंडिया में आज तक किसी ने नहीं जीता। अब प्रैक्टिस शुरू होती है और हम देखते हैं कि निहारिका और रश्मि बॉटल पास नहीं कर पाती। जब भी रश्मि निहारिका को बॉटल पास करती है वो ठीक से पकड़ नहीं पाती। मुखर्जी रश्मि पर चिल्लाते हैं। रश्मि बहुत परेशान होती है, उसे लगता है कि उसकी गलती है। रेस खत्म होती है और हम देखते हैं कि निहारिका के पापा जो कि सिलेक्टर दिलीप चोपड़ा है, वो कहते हैं कांग्रेचुलेशन, तुम जो खेल खेल रही हो किसी ने नहीं पर मैंने जरूर देख लिया है और समझ भी लिया है। रश्मि ने तुम्हें बॉटल ठीक से पास किया था पर तुम नहीं ले पाई और गलती उसी के ऊपर डाल दी। ये छिछोरी हरकतें करना बंद कर दो, तुम्हें कोई जीत नहीं मिलेगी। अगर रश्मि को हराना है तो उसके स्पीड से हराओ। याद रखना कि सिल्वर मेडल जीतने वाले को कोई याद नहीं करता पर गोल्ड जीतने वाले को हमेशा लोग याद करते हैं। निहारिका इस बात से नाराज होती है। ऑलरेडी निहारिका रश्मि से परेशान होती है क्योंकि निहारिका इस कैंपस की फास्ट रनर होती है पर रश्मि के आने के वजह से वो सेकंड पे जाती है। दूसरी तरफ रश्मि अपने दोस्त के साथ 1 घंटे बॉटल पास कराने की प्रैक्टिस करती है क्योंकि उसे लगता है कि गलती उसी की है। वो उदास होती है। तभी गगन उसे मिलने आता है। रश्मि कहती है मैंने यहाँ आके गलती की, यहाँ की लड़कियां कितने सालों से प्रैक्टिस कर रही है पर मुझसे ये नहीं हो रहा। गगन कहता है कुछ और महीने देख लो, नहीं तो गुजरात में टूरिस्ट तो आते ही है। रश्मि हंसने लगती है और बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे से प्रपोज करते हैं। अब एशियन गेम 2014 शुरू होता है और पहले ही गेम में रश्मि नंबर 1 पोजीशन में आती है और निहारिका सेकंड पर। ये देख निहारिका बहुत निराश होती है। रश्मि बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस देती है। अब कोच रश्मि को 4x100 मीटर रिले में निहारिका से पहले जाने को बोलता है पर रश्मि निहारिका को उससे पहले जाने को कहती है। इस बात से निहारिका थोड़ा हैरत में होती है। अब फाइनल राउंड शुरू होता है और हम देखते हैं कि नंबर 3 की लड़की खेम कुमारी बॉटल पास करने में गिर जाती है। सारी लड़कियां आगे निकल जाती है। जैसे तैसे वो रश्मि को बॉटल पास करती है। तब रश्मि तेजी से भागती है और सारी लड़कियों को पीछा छोड़कर निहारिका को बॉटल पास करती है और निहारिका भागती है और फाइनल लाइन क्रॉस करके 4x100 मीटर रेस जीत जाती है। पर सारे स्टेडियम में सिर्फ रश्मि रॉकेट की आवाज सुनाई देती है। सारे लोग रश्मि को ही सपोर्ट करते हैं पर निहारिका फिर से उससे नाराज होती है और उसके पापा दिलीप भी नाराज होते हैं क्योंकि निहारिका फिनिश लाइन तो पार कर गई पर दुनिया रश्मि को ही उसकी हकदार मानती है। अब सारी लड़कियां कैंपस वापस आती है। तब एसोसिएशन की एक औरत सब लड़कियों में से सिर्फ रश्मि को हॉस्पिटल लाती है। उसके मना करने के बावजूद ब्लड टेस्ट कराती है और उससे एक फॉर्म में सिग्नेचर लेती है। रश्मि इस बात से परेशान होती है। फिर कुछ देर बाद एक डॉक्टर आती है। वो रश्मि से उसके पीरियड के बारे में पूछती है और अल्ट्रासाउंड कराने को ले जाती है। कहती है सारे कपड़े उतारो। रश्मि उससे मना करती है। कहती है आप मुझसे जबरदस्ती टेस्ट करा रही है पर डॉक्टर कहती है अगर आपको ऑपरेट नहीं करेंगी तो अब मैं एसोसिएशन को आपका मेडिकल नहीं हुआ ऐसा क्लीन चिट दे दूंगी। फिर आप आने वाली कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी और आपने जीते हुए मेडल भी वापस ले लिए जाएंगे। और आखिर ना चाहते हुए भी रश्मि का जेंडर टेस्ट किया जाता है। इस बात से वह बहुत दुखी होती है। वो ये बात गगन को बताती है। रश्मि हॉस्टल आती है। तब फिर से प्रियंका उसे सताने लगती है। कहती है बता दो सबको कि तेरा जेंडर टेस्ट हुआ है, तू एक लड़की नहीं लड़का है। लड़कियों की रेस में भागकर मेडल जीते क्योंकि ये लड़की कम लड़का ज्यादा है। ये सुन के रश्मि को गुस्सा आता है। वो उसे मारने लगती है। तभी कोच मुखर्जी आके झगड़ा छुड़ाते हैं और रश्मि उदास होकर अपने कमरे
कमरे में जाती है और तभी पुलिस आके उसे ले जाती है। अब प्रेजेंट में गगन पुलिस स्टेशन आता है और इंस्पेक्टर से सर्च वारंट पूछता है, आपने बिना लेडी पुलिस के एक लेडीज को कैसे गिरफ्तार किया? पर इंस्पेक्टर कहता है, हमें ऊपर से ऑर्डर आए थे, और गगन रश्मि को छुड़ा के उसके घर लाता है। अब ये न्यूज फैल जाती है कि रश्मि का शरीर एक लड़के का है और एसोसिएशन ने उसे बैन किया है। तभी वहाँ एक वकील इशित मेहता आता है, कहता है रश्मि के साथ गलत हुआ, मैं एसोसिएशन के खिलाफ पिटीशन करके केस लड़ना चाहता हूँ। पर रश्मि मना करती है। वो कहता है वो लोग तुम्हारे औरत होने पे सवाल उठा रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जेंडर टेस्ट एक साइंटिफिक टेस्ट है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा का पता चले, बस उससे कोई औरत या मर्द नहीं होता। 19 साल की एक विनीता कुमार को जेंडर टेस्ट फेल हुआ तो उसने आत्महत्या की। मैं विनीता के लिए फाइट करना चाहता हूँ और उससे जैसे कई एथलीट के लिए जो इस टेस्ट के वजह से उनका सब खत्म हो चुका था, और अब मैं ये तुम्हारे साथ ही नहीं होने देना चाहता। पर रश्मि उससे मना करती है। अब रात को माँ उसे समझाती है, रश्मि तू सिर्फ खुद के बारे में सोच रही है, अगर मैं भी भूकंप के बाद खुद के बारे में सोचती तो आज गांव की औरतों के लिए काम नहीं दे पाती। तू तो गांव की हीरो थी पर अब एक कमजोर बन गई है। रश्मि कहते हैं, भानो बहन तुम तो महान हो, मैं हीरो से लड़का बन गई, मैं तो यहाँ पर खुश थी, पर तुम लोगों ने कहा कि रश्मि तो रॉकेट है, उड़ जा। मैंने तो बहुत मेहनत की, देश के लिए मेडल भी जीता, पर लोग मुझे अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। आपका ये रॉकेट देश ने गिरा दिया, मुझे बख्श दो। अब कुछ वक्त बीतता है, रश्मि अपनी ट्रेकिंग की दुनिया में वापस आती है। फिर गगन और खुशी की शादी भी होती है। एक दिन टीवी पर न्यूज आती है कि 6 महीने बाद साउथ एशिया कंपटीशन होने वाला है और ट्रायल सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है। तभी निहारिका का इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रश्मि को बैन के वजह से आपका फायदा हुआ है? वो कहती है, मुझे तो नहीं पर देश को जरूर हुआ है, एटलीस्ट हमारी टीम में कोई फ्रॉड नहीं है। ये देख रश्मि निराश होती है। वो डिसाइड करती है कि वो केस लड़ेगी और 4 महीने बाद रश्मि एसोसिएशन के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की पिटीशन करती है। अब एशित मेहता कोर्ट को बताता है कि रश्मि वीरा ने इंडिया के लिए 3 मेडल जीते। 5 अक्टूबर को एसोसिएशन मेडिकल अप्रूव में जबरदस्ती उसको चेकअप किया। मेडिकल चेकअप के नाम पर रश्मि को 6 घंटे बिठाया। उनके जानकारी के बिना उस पर यह जेंडर टेस्ट किया गया। पर अपोनेंट वकील देसाई कहता है रश्मि ने कंसेंट फॉर्म पे साइन किया है, उनके मर्जी के बगैर नहीं किया गया। इंटरनल एसोसिएशन काउंसिल ने जो रूल बनाए उनको इंडिया एसोसिएशन फॉलो करती है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जेंडर टेस्ट में अगर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 10 नैनोमोल पर लीटर ब्लड से ज्यादा हो तो उस एथलीट को बैन किया जाए, और इस केस में रश्मि का टेस्ट लेवल 11 से ज्यादा था। तब जज कहती है अगर रश्मि ने ये फॉर्म साइन किया है तो उसे बैन करना लाजमी है, इसीलिए ये केस नहीं बनता। पर ईशित कहता है रश्मि ने साइन किया था पर उसे इस टेस्ट के बारे में पता नहीं था, और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल एथलीट के परफॉर्मेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, और ये केस एक ह्यूमन राइट्स का है। किसी एथलीट को 6 घंटे किसी भी जानकारी के बिना बैठा के रखना, उसको नंगा करके अल्ट्रासाउंड का टेस्ट किया जाना, उसके कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस, काबिलियत पर सवाल उठाए जाते हैं। आखिर किस लॉ में ये परमिशन है? मीडिया ने रश्मि जैसे खिलाड़ी पर औरत न होने का इल्जाम लगाया है। देर रात रश्मि को पुलिस इनलीगली मारते हुए लॉकअप में डालती है क्योंकि रश्मि एक औरत नहीं। लेकिन सवाल तो ये है कि जेंडर टेस्ट तो एसोसिएशन हॉस्पिटल में हुआ, पर यह बात पुलिस तक कैसे पहुंची और मीडिया तक किसने पहुंचाया? इसीलिए ये केस रश्मि के खिलाफ हुआ एक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। ये लड़ाई सिर्फ एक बैन की नहीं है, एक बेतु के जेंडर टेस्ट के वजह से देश की बेटियों ने अपने आप को खत्म किया। ये उन सब बेसिक ह्यूमन राइट्स का केस है। आखिर जज रश्मि का केस ट्रायल के लिए 6 महीने की डेट देती है, पर एशित बताता है कि 4 महीने बाद साउथ एसोसिएशन कंपटीशन है। अगर ये केस जल्द शुरू किया गया तो रश्मि उस कंपटीशन में भाग ले सकती है। जज उससे इंप्रेस होती है और 12 दिन बाद ट्रायल देती है। रश्मि अपने प्रैक्टिस जारी रखती है, गगन उसे हेल्प करता है। अब पहली सुनवाई में एशित डॉक्टर और हॉस्टल की लड़कियों से पूछताछ करता है, पर पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाता। उल्टा सारे रश्मि को ही एक गुस्सैली लड़की बताती है। फिर वो इंस्पेक्टर साठे से सच निकालता है, उसने रश्मि को उस रात जबरदस्ती से गिरफ्तार किया था।
वो बताता है कि हॉस्टल से किसी ने फोन करके बताया कि वहाँ एक लड़का घुसा है, इसलिए हमने उसे पकड़ा। जज साठे से जो रश्मि के साथ सलूक किया उसके लिए उस पर कार्रवाई कराती है। अब सिलेक्टर दिलीप चोपड़ा यह एक्सेप्ट करता है कि रश्मि के जेंडर टेस्ट की परमिशन उसने दी थी, पर एशिड ये साबित नहीं कर पाता कि टेस्टोस्टेरोन का प्लेयर के परफॉर्मेंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तब जज अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद देती है। आगे हम देखते हैं कि रश्मि को उल्टियां आने लगती है। वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताती है कि आप 3 महीने से प्रेग्नेंट है। जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का इनबैलेंस होता है तब प्रेगनेंसी देरी से पता चलता है। रश्मि और गगन बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर ये भी बताती है रश्मि आप रेस में भाग ले सकती है। एक दिन एशित रश्मि को कहता है अब कोर्ट तुम्हारे औरत होने पर सवाल नहीं उठा सकती क्योंकि तुम मां बनने वाली हो, पर रश्मि प्रेगनेंसी की बात कोर्ट में न बताने को कहती है। वो कहता है हम केस हार रहे हैं, पर रश्मि कहती है कोई बात नहीं, हार जीत तो परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। एशित एविडेंस इकट्ठा करता है। अब आखिरी सुनवाई का दिन आता है। एशित फिर से इंस्पेक्टर साठे को बुलाता है और साबित करता है कि साठे उस रात पुलिस के ऑफिशियल फोन पर नहीं बल्कि उसके प्राइवेट फोन पर कॉल आया था। साठे बताता है कि हॉस्टल से कॉल करने वाली लड़की प्रियंका थी। अब प्रियंका बताती है कि रश्मि ने मुझे उस रात बहुत मारा और मैंने दिलीप अंकल को कॉल किया। असल में दिलीप चोपड़ा ने ही साठे का प्राइवेट नंबर उसे दिया और हॉस्टल में एक लड़का घुसा है ये बताने को कहा, और रश्मि का जेंडर टेस्ट किया गया ये भी बताया, और न्यूज में ये खबर भी उन्होंने ही दी। अब सारे लोग हैरान होते हैं। फिर एशित जेंडर टेस्टिंग के एक्सपर्ट डॉक्टर बसिन को बुलाता है। वो बताती है कि जेंडर टेस्टिंग कई स्पोर्ट्स में बैन है, पर एथलीट में चेक किया जाता है। इससे कई एथलीट खुश नहीं है। पिछले 20 सालों से रेप्यूटेड एक्सपर्ट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट से बताया है हाई टेस्टोस्टेरोन का मतलब ये नहीं कि फीमेल एथलीट की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट होगा। फैक्ट तो ये है कि हाई टेस्टोस्टेरोन की वजह से कई महिलाओं को प्रॉब्लम्स होती है। उनके रेगुलर पीरियड्स नहीं होते, कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। पर अपोनेंट वकील देसाई बसिन से ये एसोसिएशन के तरफ आप बायस है कहता है। डॉक्टर बसिन कहते हैं हाँ मैं बायस हूँ, पर एसोसिएशन के खिलाफ नहीं, फीमेल एथलीट की तरफ। पूरा सिस्टम उनके अगेंस्ट है, बल्कि एसोसिएशन का मेल एथलीट की तरफ ज्यादा झुका होता है। उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछा जाता, पर जब साइंस की बात हो तो साइंस रश्मि की तरफ है। फिर देसाई कहता है एशित ने जेंडर टेस्ट के लिए एक्सपर्ट की पेश की, पर हम भी एक एक्सपर्ट को पेश करना चाहते हैं और वो कोच मुखर्जी होता है। मुखर्जी ने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में यूके से पीएचडी की थी। वो बताता है कि एवरेज फीमेल के बॉडी में 3.3 नैनोमोल्स के टेस्टोस्टेरोन पाए जाते हैं और मेल के 10 नैनोमोल से ज्यादा। अगर कोई फीमेल जिसका टेस्टोस्टेरोन 10 नैनोमोल से ज्यादा है और वो रेगुलर फीमेल से कम्पीट करती है तो वो एक लेवल पे नहीं होते। इसीलिए मेल और फीमेल कैटेगरी अलग अलग होती है। रश्मि को इसलिए बैन किया गया क्योंकि इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 10 से ज्यादा था। फिर एशित मुखर्जी से सवाल पूछता है कि आप हुसैन बोल्ट, सहवाग और माइकल फिलिप्स को जानते हो क्या, और आपको इनके बारे में क्या कॉमन लगता है। वो बताता है कि नहीं, सब अलग अलग स्पोर्ट खेलते हैं। एशित बताता है कि माइकल फिलिप्स के हाथ और पैर एक एवरेज इंसान से ज्यादा बड़े हैं। हुसैन बोल्ट के घुटने में एक एक्स्ट्रा रेयर मसल है जो कि दुनिया में 2% लोगों में होती है। वीरेंद्र सहवाग की टेक्निक का एक्सपर्ट बहुत क्रिटिक किया, पर फिर भी उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई क्योंकि उनका हाथ और आंखों का कोऑर्डिनेशन कुछ ज्यादा ही खास था। तो आपके एक्सपर्ट के अनुसार उन लोगों को भी बैन करना चाहिए क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा अनफेयर एडवांटेज है, जैसे कि रश्मि के पास हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल है। पर देसाई कहता है माना कि ये सब सच है, पर ये रूल तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ने बनाया है, इंडिया एसोसिएशन सिर्फ इसे फॉलो करती है। एशित कहता है जब बात आप पर आती है तब आप इल्जाम इंटरनेशनल एसोसिएशन पर डाल देते हो। आपका फर्ज बनता है कि एक पॉलिसी बनाए और रश्मि जैसे ब्राइट एथलीट को बेकार रूल के वजह से प्रोटेक्ट किया जाए। ये बात फैक्ट है कि रश्मि के खून में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा है, पर दिलीप चोपड़ा ने इस बात का मुद्दा बनाकर अपना पर्सनल एजेंडा फॉलो किया। उन्होंने रश्मि का अरेस्ट का षड्यंत्र रचा, मीडिया में न्यूज दे दी ताकि रश्मि बैन को इनलीगली चैलेंज न कर पाए। वो सही ढंग से जेंडर टेस्ट करवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर किसी औरत में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो क्या वो औरत भी नहीं है क्या?
फिर एशिद जज से रिक्वेस्ट करता है कि रश्मि को रेस में भागने का मौका दिया जाए और इंटरनल एसोसिएशन को एक मैसेज लिख के कहे कि इंडिया इस बेतुके जेंडर टेस्ट को नहीं मानती और न तो एक्सप्लिटेटिव रूल्स को एक्सेप्ट करेगी। फिर वो सबको बताता है कि रश्मि 4 महीने से प्रेग्नेंट है। सारे लोग आश्चर्य से सोच में पड़ते हैं क्योंकि जिस पर औरत न होने का आरोप लगाया हो अब वो एक माँ बनने वाली है। और आखिर जज जेंडर टेस्ट जैसे इशू के लिए एक कमेटी बिठाती है और रश्मि का बयान हटाकर उसे कंपटीशन में भाग लेने की इजाजत देती है और हम प्रेग्नेंट रश्मि रॉकेट को इस कंपटीशन में भागते हुए देखते हैं और ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइए। अगर हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो हमारे चैनल मूवीज एक्सप्लेन मोस्टली को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।